My name is Rahul and I again welcome you to the course of Java Enterprise Edition. गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सर्वलेट कोड को बनाना और उसे कंपाइल करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे सर्वलेट कोड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। सर्वलेट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल की ज़रूरत होगी जिसे मैं कहता हूँ web.xml। ये एक तरीके की XML फाइल होती है जिसके बिना सर्वलेट का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होता। इस फाइल का एक्चुअली क्या यूज है ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, पर तब तक के लिए आप इतना समझें कि बिना इस फाइल के सर्वलेट का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होता। हमें एक web.xml नाम की फाइल बनानी है। तो चलिए इस फाइल को बनाने की शुरुआत करते हैं। इस फाइल को बनाने की शुरुआत आप करें टैग से, विच इज web-app। अब क्योंकि ये XML है तो हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है, तो इस टैग को कर दीजिए क्लोज web-app। इस टैग के अंदर अब आप लिखें एक और टैग सर्वलेट और इसे भी कर दें आप क्लोज। XML में इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर ओपनिंग का क्लोजिंग जरूर हो, अदरवाइज ये एरर को जनरेट करता है। तो अब इस सर्वलेट टैग के अंदर मुझे दो और टैग देने हैं। पहला है सर्वलेट डैश नेम और इसकी कर दें आप क्लोजिंग सर्वलेट डैश नेम, और अब यहां दे दें आप सर्वलेट डैश क्लास और यहां पर इसकी भी कर दें आप क्लोजिंग सर्वलेट डैश क्लास। चलिए अब इसकी फिलिंग करते हैं। पहले मैं लिखता हूं सर्वलेट डैश क्लास में मुझे सर्वलेट डैश क्लास के अंदर उस क्लास फाइल का नाम लिखना है जो मैंने मेरे क्लासेस फोल्डर के अंदर सेव किया है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया था myapp1, जिसके अंदर web-inf था, जिसके अंदर क्लासेस फोल्डर था, और क्लासेस फोल्डर के अंदर मेरी क्लास फाइल आई थी विद द नेम माय फर्स्ट सर्वलेट। याद रखिएगा इसके कैप्स भी बिल्कुल वैसे ही हों जैसा ये एक्चुअली बिलोंग करता है हमारे क्लासेस फोल्डर में। तो मैंने यहाँ पर कहा माय फर्स्ट सर्वलेट। चलिए अब आप यहाँ पर इसका कोई भी एक नाम अपने मन से चूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसी नाम को यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, पर यहाँ पर मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं इस नाम को अपने मन से लिख सकता हूँ, पर फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल यही नाम को यहाँ पर कर दे रहा हूँ कॉपी पेस्ट। चलिए एक बार क्विक रिवीजन लीजिए। सर्वलेट डैश क्लास के अंदर मुझे उस क्लास का नाम लिखना है, या ये कह लीजिए उस क्लास फाइल का नाम लिखना है जो क्लासेस फोल्डर के अंदर बिलोंग करता है, और उसका कोई एक नाम आप अपने मन से यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने यही नाम यहाँ पर कर दिया है कॉपी पेस्ट। इसके बाद मुझे एक और टैग की जरूरत होगी विच इज सर्वलेट डैश मैपिंग, और इसे कर लें अब आप क्लोज सर्वलेट डैश मैपिंग। इस सर्वलेट डैश मैपिंग के अंदर एक सब टैग मुझे चाहिए होगा सर्वलेट डैश नेम, जो मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, और एक मुझे चाहिए होगा URL डैश पैटर्न। ओके, इस URL डैश पैटर्न में मुझे पहले लगाना है एक फॉरवर्ड स्लैश और फिर मुझे यहां पर इस नाम को कर देना है पेस्ट। अभी के लिए मैं इसी नाम को यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, पर मैं यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। जैसे जैसे हम web.xml को आगे समझेंगे मैं इस चीज़ को भी इलेबोरेट करूँगा कि यहाँ पर लिखी गई चीज़ का क्या मतलब होता है। चलिए तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगाया और मैंने यहाँ लिख दिया माय फर्स्ट सर्वलेट, और URL पैटर्न को कर लीजिए क्लोज। ओके, तो ये आपकी web.xml बन के तैयार है। इस फाइल में ध्यान रखिएगा ये जो नाम है ये बिल्कुल सेम हो जैसा आपके क्लासेस फोल्डर के अंदर क्लास फाइल का है। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, पर ये नाम आपने जो यहाँ पर रखा है वही नाम यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर माय फर्स्ट सर्वलेट को हटाकर माय सर्वलेट कर दिया है तो फिर यहाँ पर भी इसका नाम होना चाहिए माय सर्वलेट। और ये URL पैटर्न एक्चुअली हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। ब्राउजर किस तरीके से आपके सर्वलेट को रिक्वेस्ट करेगा वो हम डिसाइड करते हैं इस URL डैश पैटर्न से, पर अभी के लिए आप समझ लीजिए कि बस एक फॉरवर्ड स्लैश लगाइए और नाम दे दीजिए माय फर्स्ट सर्वलेट। इसे हम बाद में डीप में समझेंगे कि इस URL पैटर्न में हमारे पास और क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम हमारे सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकते हैं।
पर फिलहाल के लिए जो नाम आपने यहाँ दिया वही मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया और वही मैंने इस यूआरएल पैटर्न में भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिख दिया है। चलिए अब इसे कर दीजिए सेव। इसे आपको एक स्पेशल लोकेशन पर सेव करना होगा, क्लासेस के पैरेलल, मतलब कि वेब डैश INF के अंदर, ये वेब डैश INF के अंदर और क्लासेस के पैरेलल। चलिए अपने यहीं से देख लेते हैं वेब एप्स से। तो ये मैं वेब एप्स के अंदर आ चुका हूँ। वेब एप्स के अंदर मेरा माई एप्लीकेशन 1 है, ये माई एप्लीकेशन 1, ये वेब डैश INF के अंदर आ जाइए और इस वेब डैश INF के अंदर आकर क्लासेस के पैरेलल इसे सेव कर दीजिए विद द नेम web.xml और इसे कर दीजिए अब आप सेव। ओके, सो हमारी web.xml तैयार है। हमारे सर्वलेट का बाइट कोड क्लासेस नाम के फोल्डर के अंदर पेस्ट हो चुका है। तो हमारा कोड अब एग्जीक्यूट होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए अपने टॉमकैट को स्टार्ट करें। तो आ जाएं, ये रहा मेरा अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन टॉमकैट 9.0 बिन, और बिन के अंदर आकर आप कहें टॉमकैट 9। इस टॉमकैट 9 को कर लीजिए स्टार्ट। सो सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया है और सर्वर के स्टार्ट होने के बाद अब हम करते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट। चलिए, तो अब सर्वलेट को रिक्वेस्ट करने के लिए मैं यूज कर लेता हूँ मेरा ब्राउजर। इस ब्राउजर पर मुझे क्या लिखना होगा उसे जरा ध्यान से समझिएगा। मुझे यहाँ लिखना होगा लोकल होस्ट, ये हो गया मेरा 127.0.0.1 मतलब कि लूप बैक एड्रेस, जिससे मैं इस सिस्टम से बाहर नहीं जाऊंगा बल्कि इसी सिस्टम में मेरा सर्वर है, ये बात मेरे ब्राउजर के समझ में आ जाएगी। इसके बाद मैं लिखूंगा :1990 जो बताएगा कि इस पोर्ट पर मेरा सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है, और इसके बाद लगाऊंगा मैं एक फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पर मैं दूंगा मेरी बनाई हुई एप्लीकेशन के रूट फोल्डर का नाम विच इज MyApp1, और इसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा वो नाम जो मैंने URL डैश पैटर्न के अंदर लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, मुझे वो नाम यहाँ पर देना है जो मैंने URL डैश पैटर्न के अंदर लिखा है विच इज माई फर्स्ट सर्वलेट, और अब आप कर दीजिए यहाँ पर एंटर एंड दिस इज द आउटपुट, हेलो एंड वेलकम टू द सर्वलेट। चलिए, तो अब हम इसकी इंटरनल वर्किंग को समझते हैं कि कैसे इस रिक्वेस्ट को जनरेट करने पर ये रिस्पॉन्स आपके ब्राउजर तक पहुंचा है। तो जब आप यहाँ लिखते हैं localhost:1990, तो ऐसा लिखने पर यह रिक्वेस्ट आपके ही सिस्टम में 1990 पोर्ट नंबर पर एग्जीक्यूट हो रहे टॉमकैट सर्वर तक पहुंच जाती है। जब ये रिक्वेस्ट टॉमकैट सर्वर तक पहुंच जाती है तो टॉमकैट इस रिक्वेस्ट का अगला हिस्सा देखता है विच इज MyApp1। तो वो अपने वेब एप्स फोल्डर में इस एप्लीकेशन को ढूंढता है कि क्या MyApp1 नाम की कोई एप्लीकेशन वेब एप्स फोल्डर में अवेलेबल है या नहीं। जब उसे ये एप्लीकेशन मिल जाती है तो वो रिक्वेस्ट के आगे वाले पोर्शन पे आता है जहां पर लिखा हुआ है माई फर्स्ट सर्वलेट। अब इस चीज को समझने से पहले हमें web.xml फाइल को थोड़ा सा और डीप में समझना होगा। उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को क्लियर करने के बाद हम ये जो पर्टिकुलर आगे का हिस्सा है रिक्वेस्ट का जहां हमने लिखा हुआ है माई फर्स्ट सर्वलेट, इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि web.xml फाइल में लिखे गए टैग्स का क्या मतलब होता है। यहाँ पर जो आप ये सर्वलेट डैश क्लास टैग देख रहे हैं, इस टैग के अंदर लिखा गया नाम एक्चुअली उस क्लास फाइल का नाम है जो हमने क्लासेस फोल्डर के अंदर डिप्लॉय किया है। आपकी क्लास फाइल या कह लीजिए बाइट कोड जो आपको कंपाइलेशन के बाद मिलता है, उसका जो भी नाम होगा वही डिक्टो नाम हमें यहाँ पर करना होता है पेस्ट। अब ये जो आप टैग देख रहे हैं सर्वलेट डैश नेम, ये एक्चुअली टॉमकैट इस क्लास फाइल का एक लोकल नाम रख देता है। जैसे हमारा नाम घर पे कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, बिल्कुल वैसे ही ये उस फाइल का ओरिजिनल नाम है, जिसको यहाँ पर आप एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं जो टॉमकैट लोकली यूज करता है। इसका एक्चुअल नाम तो नो डाउट माई फर्स्ट सर्वलेट ही रहेगा, पर टॉमकैट आपको फैसिलिटी देता है कि आप चाहें तो यहाँ पर एक लोकल नाम आप इस पर्टिकुलर सर्वलेट फाइल के लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये सेम नाम यहाँ पर लिख लें, या आप चाहें तो इस नाम को बदल लें। अब ये नाम जो आपने यहाँ पर दिया है वही एज इट इज आपको कॉपी करना है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर लिया है माई सर्वलेट तो यहाँ पर भी लीजिए माई सर्वलेट, अगर आपने यहाँ लिया है माई फर्स्ट सर्वलेट तो यहाँ पर भी लीजिए माई फर्स्ट सर्वलेट। तो ये तो हो गया नाम जो लोकली टॉमकैट असाइन कर देता है हमारी इस फाइल को। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस URL पैटर्न? URL पैटर्न ये बताता है कि ब्राउजर से रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए किस नाम से आएगी। फिर से सुनिएगा, ब्राउजर से आने वाली रिक्वेस्ट
किस नाम से आएगी जिसके कारण मुझे इस सर्वलेट को करना है इन्वोक। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, जब उसे माई एप्लीकेशन 1 मिल गया तो उसने अगले पार्ट को देखा, टॉमकैट ने अगले पार्ट को देखा विच इज माई फर्स्ट सर्वलेट। जब उसने देखा माई फर्स्ट सर्वलेट तो उसने web.xml फाइल में जाकर देखा कि क्या इस तरीके का कोई URL पैटर्न हमारे web.xml फाइल में अवेलेबल है या नहीं। जब उसे ये URL पैटर्न हमारी web.xml फाइल में मिल गया तो उसने उससे रिलेवेंट लोकल नाम देखा कि इस रिक्वेस्ट को असाइन किया गया लोकल नाम क्या है। तो इस रिक्वेस्ट को असाइन किया लोकल नाम है माय फर्स्ट सर्वलेट, और इसी लोकल नाम के थ्रू वो पहुंचा इसके ऊपर, और यहाँ पर उसने देखा कि ये लोकल नाम से रिलेटेड जो मेरी एक्चुअल फाइल है वो है माय फर्स्ट सर्वलेट। तो इस तरीके से URL में मेंशन किए गए किसी नाम से उस URL से रिलेटेड सर्वलेट का लोकल नाम पिक किया गया, उस लोकल नाम से एक्चुअल फाइल तक पहुंचा गया और उस एक्चुअल फाइल का एग्जीक्यूशन कर दिया गया शुरू। अगर इन नामों की मैचिंग में कहीं भी गड़बड़ होती है तो टॉमकैट जनरेट कर देता है एरर विच इज कॉल्ड एज 404 नॉट फाउंड। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा माय फर्स्ट सर्वलेट और आपने यहाँ पे टी मिस कर दिया। अगर आपने यहाँ पे टी मिस कर दिया तो URL पैटर्न में यहाँ उसे टी चाहिए होगा जो यहाँ पर नहीं होगा, तो उसे URL पैटर्न ही मैच किया हुआ नहीं मिलेगा, तो वो आपको जनरेट कर देगा एरर 404। मान लीजिए ये रिक्वेस्ट तो आपने सही दी है लेकिन यहाँ पर आपने नाम गलत ले दिया है। अगर आपने यहाँ पर नाम गलत लिख दिया है तो उसे वो एक्चुअल फाइल नहीं मिलेगी जो एग्जीक्यूट होने के बाद रिस्पॉन्स जनरेट होना था। तो वो एक्चुअल फाइल मिसिंग होने के कारण फिर आपको जो एरर मिलेगी वो मिलेगी 404 विच इज नॉट फाउंड। तो एक बात तो हमारे समझ में आ रही है, web.xml का काम है आने वाली रिक्वेस्ट को हमारे उस सर्वलेट से मैप करना जो हमने किया हुआ है डिप्लॉय। तो डिप्लॉयड सर्वर का एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं web.xml के हाथ में होता है कि web.xml ही उस एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को आगे बढ़ाती है, या ये कह लीजिए एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे कंट्रोल रखती है कि किस URL के थ्रू कौन सा सर्वलेट होने वाला है एग्जीक्यूट। चलिए अब देखते हैं कि जब यहां तक हमारा काम पूरा कर लिया सर्वर ने तो उसे पता चल गया कि ये जो क्लास फाइल जिसका मुझे एग्जीक्यूशन करना है उसका नाम है माय फर्स्ट सर्वलेट। तो वो पिक करता है माय फर्स्ट सर्वलेट क्लासेस फोल्डर के अंदर से। जब एक क्लासेस फोल्डर के अंदर से माय फर्स्ट सर्वलेट का एग्जीक्यूशन शुरू करता है तो वो ऑटोमेटिकली इसके सर्विस मेथड को कर देता है कॉल। याद कीजिए जब आप कोर जावा में किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं तो उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है मेन से, बिल्कुल वैसे ही जब एक सर्वलेट का एग्जीक्यूशन शुरू होता है तो सर्वलेट का एग्जीक्यूशन शुरू होता है सर्विस से। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, एक्चुअली सर्विस से एग्जीक्यूशन तो शुरू नहीं होता, उससे पहले भी कुछ मेथड्स चलते हैं, पर अभी के लिए आप मान लीजिए कि उसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है सर्विस से। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो हम उन मेथड्स के बारे में भी समझेंगे। एक्चुअली हम सर्वलेट के लाइफ साइकिल के बारे में समझेंगे कि कौन सा मेथड कब एग्जीक्यूट होता है, पर तब तक के लिए आप मान लीजिए कि हमारे सर्वलेट का एग्जीक्यूशन शुरू हो रहा है सर्विस से। अब जरा समझिएगा बात को, इस सर्विस को कॉल किया था हमारे टॉमकैट ने, या ये कह लीजिए एप्लीकेशन सर्वर ने, या ये कह लीजिए उसके भी एक स्पेसिफिक पार्ट ने जिसे हम कहते हैं सर्वलेट कंटेनर ने। तो सर्वलेट कंटेनर ने जब इस सर्विस को कॉल किया तो सर्विस को कॉल करने पर ये आर्ग्यूमेंट सप्लाई करने की जिम्मेदारी भी बन गई सर्वलेट कंटेनर की। तो इस मेथड को कॉल करने से पहले सर्वलेट कंटेनर ने सर्वलेट रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया। इस सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को और इस सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को सर्विस को पास किया और सर्विस को कर लिया कॉल। जैसे ही ये मेथड कॉल हुआ इसके अंदर से हमने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया और प्रिंट राइटर के मेथड प्रिंट से हमने ये पर्टिकुलर मैसेज ब्राउजर को कर दिया वापस। अब जरा यहाँ समझिएगा, पूरे सर्वलेट कोड में सिर्फ वही पोर्शन हमारे ब्राउजर तक वापस जाता है जो हम लिखते हैं out.print में या out.println में। इसका एक और वर्जन है जिसमें हम इसे println भी यूज कर सकते हैं। तो जो चीजें आप out.print या out.println में लिखेंगे वही चीजें हमारे ब्राउजर तक एज अ रिस्पॉन्स वापस जाती हैं। उसके अलावा लिखी गई कोई भी चीज, चाहे आप फॉर लूप में लिखें, चाहे आप इफ में लिखें, चाहे आप कहीं भी लिखें, वो चीजें ब्राउजर तक वापस नहीं जाती। चलिए अब इन ऑब्जेक्ट्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है और ये सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपने जो रिक्वेस्ट की विच इज localhost:1990/myapp1/myfirstservlet,
इस रिक्वेस्ट के साथ बहुत सारी कुछ एडिशनल चीज़ें भी आती है, जैसे ये किस ब्राउज़र से आई है, इसके हेडर पोर्शन में क्या क्या डेटा है, ये अपने साथ और क्या क्या डेटा लेकर आई है। अभी तो हम लोगों ने कोई भी डेटा नहीं भेजा है, पर आने वाले सेशंस में हम उस डेटा को पास करेंगे। तो इस सारी रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन हमारा सर्वलेट कंटेनर इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर देता है और इसे कर देता है सर्विस को पास। तो इस मेथड के अंदर अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिक्वेस्ट के साथ आई है जिसकी मुझे प्रोसेसिंग में ज़रूरत है, वो मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकता हूँ रिट्रीव। वैसे ही सर्वलेट रिस्पॉन्स आप समझ ही रहे होंगे, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो देखिए इसी रिस्पॉन्स से हमें मिला गेट राइटर, जिसके थ्रू हमें मिला प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट, और उसी प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट का मेथड था println, जिसके कारण हम रिस्पॉन्स को कर पाए जनरेट। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। चलिए एक बार ब्राउजर पर और जाकर देख लेते हैं कि यहाँ से क्या एक्चुअली रिटर्न गया, जिसका हमें आउटपुट ब्राउजर ने हेलो एंड वेलकम टू सर्वलेट दिखाया। तो जरा देखें, यहाँ हमें आउटपुट मिला है हेलो एंड वेलकम टू सर्वलेट, पर ये जो आउटपुट आया है ये रेंडर करने के बाद हमें ब्राउजर दिखा रहा है। तो ब्राउजर ने किस कोड को रेंडर किया जिसके कारण उसने हमें ये हेलो एंड वेलकम टू सर्वलेट दिखाया, उसके लिए हम इस पेज के व्यू पेज सोर्स को देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ब्राउजर तक क्या आया था जिसको रेंडर करके उसने बताया अबाउ आउटपुट। तो ये ले लीजिए व्यू पेज सोर्स, इसके पास सिर्फ इतना ही आया था हेलो एंड वेलकम टू सर्वलेट, और ये जो इसके पास आया है यही इसने हमें रेंडर करके दिखा दिया हेलो एंड वेलकम टू सर्वलेट।